जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका मैं मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। आज जो शेफ नौरीन ने देसी नाश्ता बनाना सिखाया है, वो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने हस्बैंड्स को करवा सकते हैं। आप अपने ससुराल में जो भी आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, पड़ोस में बना के भेजिए, ताकि इससे ताल्लुकात बढ़ते हैं। अगर आपके इखलाक की अच्छी बात, जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताई थी, तो आप अपने पड़ोसियों को इस तरह का नाश्ता पेश करेंगे तो उनकी भी जो है वो जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। तो ये ट्राई करके देखें। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का हम बाकायदा इस्तकबाल करते हैं, इनकाद करते हैं। जनाब, हमने दूसरा सेगमेंट जो है वो आपकी अवेयरनेस के लिए जो है डिज़ाइन किया है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड। इसी को सारी जो सरगर्मियां हैं उनको जो है करीब लाने के लिए और उनको आपको समझाने के लिए हमने इन्वाइट किया है शब्बीर भाई को, जो कि CEO है साहिल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं शब्बीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। सबसे पहले आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। शब्बीर भाई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को जिनको नो हाउ है उनको तो पता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं मुझ जैसे कि मैं जब प्रोग्राम मैंने करना शुरू किया था, मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा नो हाउ नहीं थी। मैंने शो करते करते ही सीखा कि अच्छा भाई, ये भी एक फील्ड है, यहाँ पर भी इतना स्कोप है, यहाँ पर भी अच्छी खासी अवेयरनेस मुझे भी फराहम हो गई। तो अब मैं चाहती हूँ कि लोग भी जाने। 2 महीने से प्रॉपर्टी फील्ड जो है वहाँ पर जो है प्राइजेस स्टक हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं कराची की जहाँ पर प्राइस रेट बढ़े हैं या गिरे? देखिए, जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बजट में आ जाता है, यानी कहीं ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ 20 लाख 25 लाख का प्लॉट है, वहाँ तो ट्रांजैक्शन हो रही है। और जहाँ 1 से 1.5 करोड़ का प्लॉट है, वहाँ ट्रांजैक्शन रुकी हुई है। अच्छा, लोगों के अंदर एक खौफ आया हुआ है। वो ये खौफ है कि जो हालात हो रहे हैं और जो स्ट्रीट क्राइम है, लोग बड़ा मतलब मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना। और इसमें जो हाई फाई तबका है, जो पैसे वाले हैं, वो अब इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम जो है मुल्क से बाहर कहीं रहें, क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं है। और जो स्ट्रीट क्राइम के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। इस वजह से जो है वो काफ़ी, सिर्फ ये बिज़नेस नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, इसके अलावा काफ़ी बिज़नेस के अंदर फ़र्क पड़ा है। और दूसरा ये है कि कोई शख्स जो है घर से बाहर निकलता है तो उसकी फैमिली को एक डर लगा रहता है कि वो जल्दी घर पे आ जाए। और यही डर, जो हालात हो रहे हैं, इस वजह से काफ़ी काम जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी के हवाले से देखें, मैं आपको बताऊं कि जो एरियाज़ हैं, जो ओल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ तो रेट नॉर्मली तौर पे जो एक कंडीशन होती है कि 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जो पोजीशन के वक्त आती हैं, यानी उसको फिनिशिंग हो रही होती है, कोई बिल्डिंग्स को फिनिशिंग हो रही होती है, या कोई सोसाइटी जो है वो अपनी पोजीशन देने जा रही होती है, तो उस वक्त जो है वो रेट इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन जब पोजीशन मुकम्मल हो जाती है तो रेट स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अपनी जो है बुलंदियों तक रेट पहुंच चुके होते हैं। फिर अब मज़ीद बढ़ना जो है वह नई जो सोसाइटी अनाउंस होती है उस पर बढ़ते हैं। ठीक है शब्बीर भाई, हालात हाजरा, ये जो सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, जैसा आपने जिक्र किया, काफ़ी कशीदा है। मुल्क में सैलाब की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है। प्रॉपर्टी के रेट रुके हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर 1 साल में, 2 साल में, क्या इसी तरह से जो है प्रॉपर्टी के रेट रुके रहेंगे या बढ़ेंगे? आप क्या समझते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो उसके रेट काफ़ी बढ़ गए, ठीक है ना। अब जिन बिल्डरों ने जिस रेट पे बुकिंग उन्होंने प्लॉट किए थे या फ्लैट किए थे या बेंगलोस बनाने के लिए उन्होंने जो बुकिंग की थी, अब वो उनके बजट में आ रहा नहीं है। जहाँ पर एक बिल्डिंग की कॉस्ट जो है फ्लैट्स बनाने की 4000 पड़ती थी, वो अब 6000 पे आ चुकी है। तो अब उन्होंने जो बुक किया है, वो जो रेट है वो तो वही है। अब उनके नफ़े के अंदर या उनको लॉस भी हो सकता है। आगे वो प्रॉपर्टी या आगे वो प्लॉट लेने में या आगे सोसाइटी को डेवलप करने में या आगे नई ज़मीन लेने में वो काफ़ी सोच रहे हैं कि आगे अगर हालात और ख़राब हुए या और महंगाई बढ़ी तो हम जिस रेटों में बुक करेंगे हम डिलीवर कैसे कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमी, जब तक हमारा रुपया गिरना बंद नहीं होता, तब तक कोई फैसला करना मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, आबादी तो बढ़े जा रही है,
घर तो लोगों को चाहिए। बिल्कुल। अब अगर ऐसी सूरत हाल में इस तरह होगा कि भाई अगर कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो भी ये गलत बात है, वो भी एक मुश्किल की बात है कि किस तरह से फिर लोग जो है कहाँ रहेंगे। इसके साथ साथ आपने दुबई का भी हाल ही में विजिट किया था, उसके हवाले से जानना चाहूँगी रियल एस्टेट के हवाले से वहाँ पर कराची में जो प्रॉपर्टी है और दुबई में क्या आपने डिफरेंस देखा? देखिए डिफरेंस कोविड से हम अगर चलते हैं तो कोविड में दुबई की प्रॉपर्टी जितनी भी है 40% डाउन हो चुकी थी और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये डाउनफॉल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आया था। ठीक है। दुबई के अंदर ज़रूर आया था। अब वो अपनी ओरिजिनल कीमत पर आ चुकी है दुबई के अंदर। अच्छा, वहाँ पर अमाउंट जो है वो काफ़ी है, क्योंकि अगर कोई शख्स डिफेंस क्लिफ्टन में 7-8 करोड़ रुपए का फ्लैट लेता है तो उसको अगर दुबई में कोई फ्लैट ख़रीदना है तो वो उसकी अमाउंट जो है वो 15 करोड़ 20 करोड़ पे जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टर्नओवर अच्छा है बनिस्बत दुबई के। ठीक है। क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उनका माइंड ये होता है कि हम प्रॉपर्टी ख़रीद के उसको रेंट आउट कर दें, उसका रेंट अच्छा मिलता है। अच्छा, रेंट के हवाले से रेंट पर वो किसी को देते हैं तो उनको सेफ साइड है कि कोई कब्जा नहीं करेगा। यहाँ डर है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे वहाँ कुछ फ़ायदे तो कुछ यहाँ फ़ायदे। कुछ वहाँ इन्वेस्टमेंट का टर्नओवर कम है तो यहाँ ज़्यादा है। यहाँ रिस्क है, वहाँ रिस्क नहीं है। अब एक चीज़ है कि कोई शख्स ये कहे कि मुझे 2 लाख रुपए इनकम मिलनी है और मुझे डेली बेसिस पे परेशानी है, और एक आपको बगैर परेशानी के 1 लाख की रकम मिलनी है तो वो लाजमी 1 लाख को चॉइस करेगा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, मुझे परेशान नहीं होना। इसी वजह से लोग जो है ना वहाँ पर जब अमाउंट अच्छी होती है उनके पास तो वो कहते हैं कि हम दुबई में प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट आउट कर दें। तो उनको ये नहीं होता कि उनके फ्लैट को कोई कब्जा कर लेगा, खाली कराने के लिए प्रॉब्लम होगा या मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। असल चीज़ है हमारे यहाँ पर कानून मजबूत हो जाए जी तो पाकिस्तान में बहुत तरक्की हो सकती है। कानून पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं वो बहुत मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और नाजरीन आप लोग लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बात जानना चाहते हैं शब्बीर भाई से तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपकी कॉल प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपका राब्ता हो पाएगा शब्बीर भाई से। अच्छा जी, एक और कॉलर, एक पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। शब्बीर भाई कहाँ पे बेनिफिट देखते हैं आप? पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने का बेनिफिट है या पाकिस्तान से बाहर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तान में हालात अच्छे हो जाएं, डर ना हो लोगों को कि मैं कल मेरी एक शख्स से जो ना बात हो रही थी, मैंने कहा आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रात में अगर मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो आप 20 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाएंगे? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? आपके अंदर डर है कि अगर मैं स्लो जाऊंगा तो पीछे से कोई आ जाएगा, तो आप मोटरसाइकिल को स्पीड में ही चलाते हैं कि मेरे पीछा कोई ताकुब ना कर सके। तो डर है आपके अंदर, खौफ है, तो ये खौफ हमारा निकल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं है। ओके, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी भाई, कौन बात करें, कहाँ से? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। ये जनाब एक बहुत बड़ा मसला है रियल के हवाले से, तो मैं इस वक्त बैठे हुए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टीवी का शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम किया है। खुदारा मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आपको ये बता दीजिए कि इस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट बहरिया में लोग कर रहे हैं, हम भी करना चाह रहे हैं। तो ये बहरिया का मसला असल है क्या? ये लीज है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं इसके कुछ सेक्टर आउट हैं, इन हैं। हम बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं कि खुदारा हमारी हेल्प कर दें और हमें बता दें कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। ठीक है भाई, अब हमारा प्रोग्राम देखें, शब्बीर भाई से जानकर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। शब्बीर भाई, उनका ये सवाल है कि बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, तो क्या वो लीगल है या नहीं? वो बहुत मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये क्लियर उनको साफ अल्फाज में बता दें कि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहरिया टाउन चल रहा है, वहाँ पर लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर बेंगलोस बन रहे हैं, इश्यूज आते हैं लेकिन वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। देखें, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसी जो है ज़मीन के अंदर प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं कि जो इलीगल हैं, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त कोई ना कोई उसकी सिचुएशन निकाली हुई है कि ताकि लोग जो है ना, देखें कहीं पे भी पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जहां पर कोई प्रॉपर्टी इलीगल हो और उसको जो है लोगों को खाली कराया गया हो और फिर जो है उनको कोई सुनवाई ना हो। क्योंकि देखें, अभी नस्ला टावर का जो मामला हुआ था तो उस पर भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब ये कमर्शियल पे आएगी और जब इसको कमर्शियल के रेट पे सेल आउट होगा तो उसकी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आवाम को। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। बाकी बात ये है कि बहरिया टाउन जब तक लीज नहीं होता, जब तक उसके प्रॉपर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनती, उस वक्त लोगों को एक डर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अगर पूरा ही उसको इलीगल कर देंगे तो लोग किधर जाएंगे? तो कोई ना कोई उसका हल, कोई ना कोई लीज का जो है जो प्रोग्राम उनका जो बन रहा है कि हम लोगों को लीज देंगे, तो आगे जाके उनका यही प्रोग्राम है कि हम उसको प्रॉपर लीज दे के इसको प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। अगर ऐसी बात होती तो वहाँ पर बिल्डिंग्स की अप्रूवल मिल ही नहीं सकती थी अगर इलीगल होता तो जो भाई थे हमारे कॉलर, वो इन्वेस्टमेंट कर लें वहाँ पर, आपका क्या मशवरा है? देखिए, लोग तो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त, जितनी भी सोसाइटीज़ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो ब्रांड है वो अपने नाम को बचाने के लिए कोई ना कोई उसको हल निकाल देते हैं कि अगर उसमें कुछ मसाइल भी हों तो मसाइल हल हो जाए। बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब 2020 में मैं आपको बताऊं कि एक सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम आया तो उसको इलीगल करार दिया गया, लेकिन उसके बिल्डर्स नामवर थे, उन्होंने जाके कोर्ट से राब्ता किया, फिर जो है वो अपना केस कोर्ट के अंदर जीत गए और बाद में उनके जो भी चालान थे, जो भी चीज़ें थी, वो उन्होंने प्रॉपर करके अब आज उस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन भी देता है। ओके। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपना नाम बचाने के लिए सारा ये नुकसान नहीं करते। तो अगर भाई, अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं। बाकी फिर आपको मशवरा तो शब्बीर भाई का यही है, बाकी आप अपना भी थोड़ा सा सोच लगाइएगा, अकल लड़ाइएगा, फिर जो आपको बेहतर लगे आप कीजिएगा। इसी के साथ साथ शब्बीर भाई, नॉर्दर्न बाईपास पर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, अनाउंस तो कर दिया जाता है कि हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इसकी बेसिक वजह क्या है आपकी नज़र में? इसकी बेसिक वजह यह है कि वहाँ पर उस रोड पर बिल्कुल सन्नाटा है, ठीक है, और आसपास ज़मीन जो है खाली बहुत है। अगर कोई सोसाइटी बन भी जाती है तो लोग रहने नहीं आएंगे। इस सवाल का जवाब लेते हैं, एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करें, कहाँ से? हाँ, मेरा सवाल ये है कि इनसे पूछना है, शब्बीर भाई से, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके हवाले से काफ़ी मालूमात आगाही रहती है लोगों को। मेरा सवाल ये है कि नॉन फाइलर के मुताबिक बता दें, बड़ी मुश्किलात हो जाती है बात टाइम पे, टैक्सेस के बारे में लोगों को इतनी पता नहीं होता है। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि ये कोई अगर बिल्डर अपना पोर्शन किसी को देता है तो उसका सब लीज दे देता है, सब भाई लीज पे आपकी देता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? सब लीज के मुताबिक पूछना था मुझे। सब लीज के मुतालिक, ठीक है जी। तो ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको शब्बीर भाई से मालूम करके बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। पहले तो ये जानना चाहते हैं फाइलर और नॉन फाइलर में जो मसाइल होते हैं उसके बारे में, उसके बाद वो सब लीज के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, फाइलर और नॉन फाइलर का इशू इतना बड़ा नहीं है। अगर कोई शख्स फाइलर है तो उसको जो एडवांस टैक्स होता है वो 1% देना पड़ता है, और नॉन फाइलर है तो उसको डबल देना पड़ता है। अब जब गवर्नमेंट डबल ले रही है तो इसका मतलब वो नॉन फाइलर को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। बाकी सब लीज के हवाले से अगर कोई आपका बेंगलोज है तो वो लीज होता है,
अगर उस बेंगलोस पर किसी ने पोर्शन बना दिया या किसी ने बड़ा बेंगलो है उसको तोड़ के बिल्डिंग बना दी, तो उसको वो सब लीज देंगे, सब डिवाइड करेंगे। एक लीज पर अगर 10 फ्लैट बनते हैं तो सब डिवाइड 10 होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सवाल का बहुत सिंपल जवाब जो है शब्बीर भाई ने दे दिया। शब्बीर भाई, वो जो मैंने आपसे सवाल किया था नॉर्दर्न बाईपास का, वहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाती? इसलिए नहीं होती है कि आज अगर कोई सोसाइटी वहाँ पर बन भी जाए तो लोग रहने नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको डर है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जिस तरह किसी दौर में सुपर हाईवे पे ये मामला थे। लेकिन बात यह है कि अब हमारी जो सिक्योरिटी की नफरी है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी। अब जो ऐसे एरियाज़ हैं जो खाली हैं तो वहाँ पर इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि जो आबादी होती है सबसे पहले तो सिक्योरिटी तो वहाँ पर चाहिए ना। बिल्कुल। अब जहाँ आबादी नहीं है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। यानी अगर कोई वहाँ पर ब्रांड आता है, कोई बड़े ब्रांड आते हैं नॉर्दर्न बाईपास पर, तो जल्दी वो एरिया डेवलप हो जाएगा, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि नॉर्दर्न बाईपास का जो रोड है वो 600 फीट है, इसकी चौड़ाई जो है वो 600 फीट है, वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुआ। ओके। वो मुकम्मल होने के बाद ही कुछ चीज़ें जो है ना समझ आएंगी, वरना वहाँ पर जो भी सोसाइटी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। तो जो लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो अभी नो कि आप ना कीजिएगा, वहाँ पे अभी टाइम लगेगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीनें मखसूस हैं वहाँ पर भी जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे ज़रई शोबे के लिए ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह बात है? देखिए, ये तो नुकसानदेह है। होता ये है कि जो ज़राअत के लिए मखसूस होती है ज़मीन, उस ज़मीन के रेट बहुत कम होते हैं, 4 लाख रुपए एकड़, 5 लाख रुपए एकड़, क्योंकि वहाँ पर जो है अनाज उगाया जाता है। जब वो वहाँ पर कोई बिल्डर जाता है और वो उसको अच्छी ऑफ़र देता है तो वो कहता है कि मैं, अगर 5 लाख रुपए एकड़ है, उसने 10 लाख रुपए एकड़ की उस पर ऑफ़र दे दी, उसको सोसाइटी बनानी, ये बैंड गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए खुराक बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो ज़मीन मखसूस है उसको तब्दील ना किया जाए। आने वाले वक्तों में हमें फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, हमें खाने पीने की अशिया फिर बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो कितना फीसद ये काम हो चुका है, मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि आपकी तो फील्ड है, आपने कितने फीसद देखा है कि लोगों ने सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी हैं? देखिए, जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक तकरीबन 25% जो है वो एग्रीकल्चर की ज़मीन पर सोसाइटियाँ बन गई हैं। ओहो, ये तो एक बहुत ही सही बात है कि फिर उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से? फिर वो जो बहरान होगा उसको तो फिर कोई पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें तो ये चाहिए कि हम जो खुराक, हमारे जो अनाज बनता है, चावल बनते हैं, चावल आपको शायद याद होगा पहले चावल एक्सपोर्ट बहुत होता था पाकिस्तान से, अब उस बाज़ार को इंडिया ने कवर कर लिया। ओके। क्योंकि हमारे पास इतना जो है अनाज नहीं है, तो ये कम होता जाएगा तो हमें नुकसान होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। अभी और मज़ीद एक्सपोर्ट जितनी होगी उतना जो है वो पाकिस्तानी रुपए के अंदर डेवलप होगा, वो पाकिस्तानी रुपया बढ़ेगा, डॉलर कम होगा। एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर की जो ज़मीनें हैं उस पर बैंड लगा दिया जाए कि इस पर सोसाइटी बन ही नहीं सकती, इस पर सिर्फ अनाज उगेगा, तो उसके रेट भी कम रहेंगे और हमें बेनिफिट भी होगा। बेनिफिट भी होगा। ये सोचने वाली बात है। इस तरह अगर हो रहा है तो ज़रा इस बारे में गौर फरमाइए, क्योंकि ये जो बहरान अगर हो गया, वैसे तो बहुत से बहरान हम लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन अगर ये हो गया तो फिर जब कोई खा नहीं सकेगा तो वो बेचारा फिर जिंदा कैसे रहेगा? तो ये बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा। अल्लाह करे कि इस बात पर कोई ख्याल किसी को आ जाए और हमारी जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं उससे जो है ये चीज़ की रोकथाम हो जाए। शब्बीर भाई, बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है सोसाइटीज़ में जब बन रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वादे तो कर लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे तो गैस भी होगा, सारी सहूलियात जो है वो हम जो है मैसर कर देंगे, लेकिन सोसाइटी बन जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद भी ना बिजली होती है, ना गैस होता है, ना पानी होता है। तो ये क्या बात है आपकी कहानी से? मेरा मानना ये है कि जब नक्शे की अप्रूवल मिलती है, जब उनको सोसाइटी बनाने की अप्रूवल्स मिलती हैं, तो उससे पहले सेवरेज का सिस्टम, उससे पहले गैस कनेक्शन, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी, ये जब तक ना मिले तब तक सोसाइटी को अनाउंस करने की परमिशन ना दी जाए। बिल्कुल।
تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ مطلب لوگ اناؤنس پہلے ہی کر دیتے ہیں, لوگ انسٹالمنٹس بھی کروانا شروع کر دیتے ہیں, پھر جب وہاں پر رہائش پذیر ہونے لگتے ہیں اس سے پہلے پتہ چلتا ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ دیکھیں, پانی. آپ ایک کرائے کا فلیٹ اگر لیتے ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس پہ ابھی بجلی نہیں ہے, بجلی آپ کو کہیں کسی گھر سے لینی پڑے گی اور گیس کنیکشن بھی آپ کو کسی گھر سے لینا پڑے گا, آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے یہی کوشش کریں گے کہ اس گھر کو ہم نہ لیں, ہم دوسرے گھر کو لیں جہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل. پوزیشن کہتے کس کو ہیں؟ ساری یوٹیلیٹیز, ساری چیزیں اس میں موجود ہوں, اس کو کہتے ہیں پوزیشن. یہ نہیں کہ آپ نے مکان بنا دیا اور آپ کو پوزیشن دے دی گئی, آپ پوزیشن, اب وہاں پر آپ کو جو چیزیں سہولتیں چاہیے وہ ہے نہیں, تو کیا کریں گے؟ اور سہولیات زندگی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بچپن سے خواب دیکھتا ہے اپنے گھر کا. بریک. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگے تو نہیں جائے گا. میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں شبیر بھائی کی جانب اور جانتے ہیں. شبیر بھائی, یہ لیز کا جو معاملہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ لیز کیا ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن کس طرح کی ہونی چاہیے, اور جیسے نان فائلر, فائلر ہے, سب لیز ہے, اس بارے میں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو ہوتی ہے نا مسکنسیپشن, اس کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کی نظر میں سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جب کوئی پراپرٹی خریدنے جاتا ہے سب سے پہلے تو ایک ایگریمنٹ بنتا ہے, اور جہاں پر کچھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جن کو خود بھی معلومات نہیں ہے, تو اب جو ایگریمنٹ بن رہا ہے اس کا اسٹامپ پیپر 500 کا کم سے کم, ٹھیک ہے, وہ بنتا ہے اسٹامپ پیپر, وہ آپ کو وہاں سے رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے کورٹ سے, اور وہ اس پہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہے کہ جو آپ اسٹامپ پیپر لے رہے ہو اس پہ آپ کون سی پراپرٹی خرید رہے ہو, کیا خرید رہے ہو, ساری ڈیٹیل ان کو دینی پڑتی ہے. تو پھر وہ آپ کو اسٹامپ پیپر دیں گے, اس پہ بنے گا ایگریمنٹ, اور وہ ایگریمنٹ کل آپ کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ ایک 500 کا یا 100 کا ایک اسٹامپ پیپر پہ ایک ایگریمنٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اللیگل ہے. اچھا, جی بالکل اللیگل ہے. اس لیے اللیگل ہے کہ اس کے بعد میں اس کو بہت مشکلات ہوں گی. رائٹنگ لیگل ساری ہے, ٹھیک ہے, اس نے ساری چیزیں کی ہیں, لیکن پراپر کام نہیں کیا. پراپر کام یہی ہے کہ آپ کو 500 کا ایک اسٹامپ پیپر بنا کے اس پر ایگریمنٹ بنانا پڑے گا. 10% کی اماؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باقی شیڈول پیمنٹ اگر آپ اس کو دیتے ہیں, آپ کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے 3 منتھس کا, 2 منتھس کا, اس پہ وہ پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا, ایک چیز جو ہے نا اکثر یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ پوری پیمنٹ دے دیتے اور پوزیشن نہیں لیتے, پھر کچھ عرصے بعد پوزیشن لیتے ہیں یا پھر بعد میں مسائل ہوتے ہیں. جب رجسٹرار آفس میں بندہ رجسٹریشن کرنے جاتا ہے, دونوں پارٹیاں جاتی ہیں رجسٹریشن کرنے کے لیے, اس وقت رجسٹرار پوچھتا ہے کہ جس کو پیمنٹ, جس نے اپنی پراپرٹی سیل کی ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو پیمنٹ مل گئی, وہ کہتا ہے ہاں. پھر اس کے بعد جس نے بائی کی ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پوزیشن مل گئی, وہ کہتا ہے ہاں. اگر اس میں جھوٹ ہوا کہ اس کو پوزیشن نہیں ملی اور اس نے پیمنٹ کر دی, تو کل رجسٹرار تو اپنا بیان وہی دے گا نا کہ اس نے تو کہا تھا پوزیشن مل گئی ہے مجھے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنا بہت ضروری ہے. کوشش یہی کریں کہ 10% کی اماؤنٹ دیں اور باقی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ پوزیشن کے وقت دیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ شیڈول پیمنٹ دے دو, سامنے والا آپ کو پراپرٹی دے نا. ٹھیک ہے. شبیر بھائی, کراچی میں زیادہ تر اب یہ دیکھا گیا ہے لوگ پورشنز خرید لیتے ہیں. رینٹ پہ لینا تو چلے ایک الگ بات ہے, لیکن پورشن خرید لیتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں. تو کیا یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ دیکھیں, پورشن گراؤنڈ پلس 1 اگر لیتے ہیں تو اس کا میپ اپروو ہوتا ہے, گراؤنڈ پلس 2 کا بھی کسی جگہوں پہ اپروو ہے. اگر میپ اپروو نہیں ہے تو پھر وہ انلیگل ہی بنتا ہے, اور پھر وہی مسائل آتے ہیں کہ ایس بی سی اس کو توڑ کے جاتی ہے, پھر وہ پھر بنا لیتے ہیں. پھر جب رہائش آ جاتی ہے تو ایک نیا ایشو آ جاتا ہے کہ رہائش اس کو اب کیسے توڑیں. تو
اگر شروع سے بننے ہی نہ دیں تو یہ مسائل نہ ہو. بالکل. اب تو آدھے سے زیادہ کراچی میں مجھے لگتا ہے یہ پورشن والا معاملہ ہی چل رہا ہے. رینٹ پہ لوگ لے کے رہتے ہیں, چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک گھر کا ایک حصہ بیچ رہے ہیں, قانون کی نظر میں تو وہ اللیگل ہے, لیکن اس طرح سے بہت آسانی سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ یہ خرید و فروخت اس کی رواں دواں ہے. دیکھیں دو چیزیں, اگر بن جاتا ہے گراؤنڈ پلس 2 کی اپروول ہے اور 4 تک بن جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر بن ہی جاتا ہے, رکتا نہیں ہے, تو پھر اس کی پکی اپروول دے دیں. بالکل. پھر اس کو روکے نا. اگر نہیں بنتا تو بالکل ہی نہ بننے دیں. اگر کسی کے سورسز زیادہ ہیں تو وہ بنا لیتا ہے, کسی کے سورسز زیادہ نہیں ہیں تو وہ نہیں بنا سکتا. تو یہ دو جو ہے سسٹم چلتے ہیں, تو اس طرح جو ہے نا مناسب نہیں ہے. اگر نہیں ہے اپروول تو گورنمنٹ بننے ہی نہ دینا. ٹھیک ہے. اگر جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, کوئی کسی کا گھر ہے, ایک نیچے گراؤنڈ فلور ہے, اوپر پورشن ہے, اب وہ اپنے اوپر والا پورشن جو ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا جو خرید رہا ہے صارف اس کے لیے یہ جو ہے وہ لیگل ہے, وہ خرید لے, یا پھر وہ یہ سوچے کہ بھائی یہ تو گھر کا اپنا آدھا حصہ بیچ رہے ہیں تو لے سکتا ہے, لے سکتا ہے, وہ سب ڈیوائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. سب لیز بنے گی دونوں کی. اوکے. تو دو سب لیزیں بن جائیں گی, وہ لے سکتا ہے. اگر وہ 4 حصے لے سکتا ہے. اوکے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو جو ناظرین یہ سوچتے ہیں, کیونکہ آج کل تو پورشنز کے بھی بہت پیسے ہیں, مطلب پراپرٹی ویسے تو جو لوگ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ جیسا کہ آپ کی فیلڈ آپ کو پتہ ہے کہ رکی ہوئی ہے قیمت, لیکن جو قیمت ہے رکی ہوئی وہ بھی بہت ہے. مطلب ایک عام آدمی کے سے جو ہے وہ استطاعت سے بہت دور ہے. پیسے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جو بائر ہے وہ خریدنے کے لیے ہی نہیں ہے, تو پھر بندہ کس کو بیچے گا. تو آج کل کے حالات کے مطابق جیسے ڈالر تو بڑھے چلے جا رہا ہے, ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے لیے اور کنسٹرکشن فیلڈ کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے؟ دیکھیں فی الحال تو یہ ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, لیکن آگے یہ ڈاؤن فال رہے گا نہیں. اس لیے نہیں رہے گا کہ جس کی ضرورت ہے اس کو تو لینا ہے, جس کو رہائش کرنی ہے اس کو تو کسی بھی طرح لینا ہے. تو یہ مشکل آئے گی آگے جا کے. سب سے اس مشکل سے اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جتنی بھی سوسائٹیز کی اپروول دے رہی ہے وہ اپروول بند کر دیں, بلڈنگز کی اپروول دیں. ٹھیک ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آبادی جو یوں پھیل رہی ہے وہ اوپر کی طرف پھیلے گی, اور جس طرح پوری دنیا میں بلڈنگز کی اپروول ملتی ہے, کیوں پاکستان میں نہیں ملتی؟ ان کو بلڈنگز کی اپروول دیں تاکہ لوگوں کی اب سپر ہائی وے پہ زمین کا ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا شہر میں جہاں بلڈنگز بنتی ہیں. وہاں پر اگر بلڈنگز کی اپروول مل جاتی ہے تو لوگوں کو فلیٹ سستے ہی ملیں گے نا, ان کے بجٹ میں بھی آئیں گے, اور آپ کی ایگریکلچر کی زمین ہے وہ بھی سیف رہے گی. بالکل. تو یہ چیزیں اب گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ اب سوسائٹی کی اپروولس نہیں دیں, بلڈنگز کی اپروول. بالکل. تو اس طرف نظر ثانی کیوں نہیں ہو رہی شبیر بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سست روی بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر مجھے اپنے ملک کو سنوارنا ہے تو پھر میں خود اپنے آئیڈیاز لگاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ سنورے. لیکن ایک آدمی اگر سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں, اس کے پیچھے جو 99 لوگ ہیں وہ نہیں سوچتے, تو ایک آدمی کیا کر سکتا؟ ہاں, انفرادی طور پہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہ سب کو سوچنا ہے, سب کو بیٹھنا ہے, اور سب کو اس بارے میں سوچنا ہے کہ ایگریکلچر کی اگر زمینوں کو بچانا ہے تو بلڈنگز کی اپروول دینی پڑے گی, سوسائٹی کی اپروولس کو بند کرنا پڑے گا. سوسائٹیز کا یہاں پہ بہت زیادہ رجحان آج سے کئی سال پہلے ہو چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اپارٹمنٹس چاہتے ہیں کہ اے بلاک ہو, پھر بی بلاک ہو, پھر سی, بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بنتی ہیں, تو اس سے جگہ بھی آپ کی زیادہ جاتی ہے. اگر اسی جگہ پہ آپ زیادہ بلڈنگز بنا لیں تو آپ کا مشورہ اچھا ہے کہ اس سے جو ہے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. آپ یہ دیکھیں دبئی جو ہے وہ سب سے جلدی ڈیولپمنٹ اس لیے ہوئی ہے, آپ کو وہاں سوسائٹیز نہیں دکھیں گی, آپ کو وہاں دکھیں گی ساری بلڈنگز. بالکل. اور ہائی رائز بلڈنگیں دکھیں گی آپ کو, تو ہی وہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے. ہمارے یہاں کامیابی ہم لوگ اس وجہ سے بھی حاصل نہیں کر پا رہے. آپ کیا سمجھتے شبیر بھائی, کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے نیت کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں نیت تو ہر کام میں, چاہے وہ اگر نیک کام کے لیے بھی جا رہا ہے, اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے بندے سے مجھے ملاقات کرنی ہے اور اس سے کوئی بزنس کی ڈیل کرنی ہے, تو میں اسی مسجد میں جاؤں گا, وہ وہاں ملے گا, تو پھر نیت کیا ہوگی؟ بالکل.
تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی نیت جو کرے گا نا، اگر نیکی کی نیت ہے اور پراپر نیکی کی نیت ہے تو پھر تو اس کو فائدہ ہی ہوگا. اگر کوئی آدمی راشن بانٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے فوٹو بھی آئیں اور میرا برانڈ بھی جو ہے نا وہ لگے، تو پھر اس کو وہی ملے گا، بالکل اس کو پھر ثواب تو نہیں ملے گا. صحیح بات ہے. تو نیت کو تو بہت عمل دخل ہے ہر چیز میں. کوئی بھی کاروبار اگر آپ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی نیت کا جو ہے وہ خیال رکھا کریں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی تو منزل کیسے آسان ہوگی. تو اگر آپ اپنا گھر کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، بہت سالوں سے جو ہے رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اور آج کل تو میں نے بڑے پوسٹ بھی دیکھے ہیں کہ ہر کوئی یہی بولتا ہے کہ اللہ پاک جو لوگ جو ہیں وہ رینٹ پہ رہتے ہیں اللہ پاک ان کو ان کا اپنا گھر دلا دے. تو کراچی میں ایسی کون کون سی جگہیں ہیں شبیر بھائی جہاں پر جو ہے ایک بندہ جو مڈل کلاس ہے اس کا گھر لینا آسان ہو؟ دیکھیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نارمل جو لوگ ہوتے ہیں ایک فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ بچوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ایسے علاقوں میں نہیں رہ سکتے کہ جہاں پر جو ہے مسائل ہوں. اسی لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رینٹ دے کے شہر میں ہی رہیں آگے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سپر ہائی وے پہ یا کہیں دور رہنے چلے جاتا ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ ہی اتنی مہنگی پڑتی ہے، تو اس سے وہ بہتر یہی سمجھتا ہے کہ میں رینٹ پہ ہی رہوں. تو یہ ہے کہ امیری غریبی یہ تو پوری دنیا میں ہے، جہاں پر امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. غریب کو اگر دنیا میں تکلیف ہے تو آخرت میں راحت ہے. بالکل. امیر کو اگر دنیا میں تکلیف نہیں ہے تو آخرت میں اتنی راحت نہیں. بالکل صحیح بات. تو اللہ نے سارے انسانوں کو برابر رکھا ہے. اگر جس کو دنیا میں نہیں ملا اس کو آخرت میں ملے گا. بے شک. تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ کوئی اتنا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ سے دعا کریں آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں. لیکن لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کی سیلری جو ہے وہ 50,000 ہے، 25,000 ہے اور آئی فون لے کے گھوم رہے. تو ہماری جو اندر کی خواہشات ہیں وہ بھی تو ختم نہیں ہو رہی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو قناعت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے امیر بننا ہے، مجھے مالدار بننا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تو قناعت اختیار کر. یعنی جو چیز اگر کوئی کام میرا 10 روپے میں ہوتا ہے تو میں اس کے لیے 100 روپے کیوں خرچ کروں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز لوگوں کے اندر ختم ہو چکی ہے. اس چیز کو اپنے اندر ڈالنا پڑے گا. جو ہمارے اخراجات ہیں، فضول اخراجات ہیں، اسے کم کرنا پڑے گا، تو ہی ہم بچت کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارے سراؤنڈنگز میں ہر کوئی جو ہے وہ شو آف بہت زیادہ ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیوں دکھاوے کی جھوٹی دنیا کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حقیقی دنیا ہے، یہی جو ہے وہ ہماری اصلیت ہے. حالانکہ حقیقت اس سے ٹوٹلی برعکس ہے. بالکل. اچھا، ایز اے مسلمان ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. سارے گورے جو ہیں وہ ہماری چیزیں اپلائی کر کے اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں. میں نے آج بھی کئی ایسے پیسے والے لوگ دیکھے ہیں جو اچھے خاصے مالدار ہیں، آج بھی ان کے پاس کی پیڈ والا موبائل ہے. جی بالکل ایسا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن ٹھیک ہے، آپ کے بزنس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیجنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک نارمل فون لے لیں. ضروری ہے کہ آپ ایک ہائی فائی فون لیں گے، پھر جب آپ کسی سے میٹنگ میں جائیں گے تو آئی فون سامنے رکھیں گے اور بات چیت کریں گے. تو وہ لائف اسٹائل ان کا یہ دکھاوا ہو گیا. جی. اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، اور کوئی وجہ اس کی ہے نہیں. دکھاوے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں. کبھی نقصان ہو جاتا ہے، بولے ہمیں جو ہے مسئلہ ہو گیا، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے یہ کرا دیا. یہ تو بہت بیسکلی ان کو نظر لگتی ہے، اور نظر تو برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. تو یہ لوگ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں اور آتے ہیں آگے دکھاوا کرنے کے لیے، تو پھر نقصان ہوتے ہیں. دکھاوے میں تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور نقصان سے بچنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کی خوشیاں ہیں، کیونکہ ہر کسی کو نا شبیر بھائی خوشیاں بھی میسر نہیں ہیں. آج کل ایسا ہمارے یہاں ماحول ہو چکا ہے کہ ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. کوئی مالی حالت سے پریشان ہے، کوئی ذہنی طور پہ پریشان ہے کہ یار میرے کام نہیں بن رہے، بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں. تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں اپنے عمل میں ایسا کیا کرتا ہوں جو میرے کام نہیں بن رہے. دیکھیں، مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے. بالکل. یہ تو کہہ دیا گیا. اب پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی تو آئے گی، آپ کو مشکلات بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، سب ہوگا. آج کوئی آدمی غریب ہے یا امیر ہے،
परेशान तो सारे हैं, बिल्कुल। किसको क्या परेशानी है। अमीर है तो कोई ऐसे भी लोग हैं, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जो है हार्ट का प्रॉब्लम है। कौन सा शख्स है जिसको कोई दुनिया में कोई परेशानी नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं। हर आदमी को कुछ ना कुछ कोई भी परेशानी जरूर है। बिल्कुल है। तो ये दुनिया में तो तकलीफ ही है। अब आप किसी रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं तो आपको उसको बोलना पड़ता है ना कि मुझे खाना ला दें, जी। ठीक है। और जन्नत के बारे में आता है कि आप किसी चीज की ख्वाहिश करोगे आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो उस दुनिया के लिए क्यों मेहनत नहीं करते? बिल्कुल, आखिरत ही हमारी हकीकी ज़िंदगी है, इस बारे में हम क्यों नहीं सोचते। हम ये दुनिया तो फ़ानी है, आखिरत ही हम सब की असल कहानी है। तो आप लोग ज़रा इस बारे में गौर फरमाया करें। हम लोग जो है छोटी छोटी बातों पे किसी का भी दिल दुखा देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, दिल आज़ारी कर देते हैं। आप ये देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे को रुलाना कोई एक ये वो नहीं कि आप कोई बंदा रो गया आपकी वजह से तो वो बंदा आपको जब तक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो आप लोगों को रुलाना, दिल आज़ारी करना छोड़ दें। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची बोखजों से। फरमाइए। मुझे सवाल ये करना है कि इन्होंने अभी कहा है कि जो पोर्शन बेच सकते हैं और लीगल है, तो मेरा सवाल ये है कि जब लीगल है तो बैंक मॉर्गेज क्यों नहीं करता और बैंक इसको लोन क्यों नहीं देता? दूसरी सवाल ये है कि इसकी मोटेशन क्यों नहीं होती, ये मोटेशन। और तीसरा सवाल ये है कि जब लीज खत्म हो जाएगी किसके नाम पे वो लीज करके देंगे प्लॉट की? ठीक है, आपको समझ आई शब्बीर भाई इनकी बात? ठीक है भाई, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी शब्बीर भाई। देखिए, मैंने पहले भी शायद इन्होंने सुना नहीं, मैंने कहा था कि जो ग्राउंड +2 जिसका नक्शा अप्रूव है, ठीक है, उसकी तो मोटेशन भी हो सकती है, उसके जो है डॉक्यूमेंट्स भी सीधे हो सकते हैं। अगर वो ग्राउंड +3 पे गया, यानी अप्रूवल 2 है और ग्राउंड +3 पे गया, तो पूरी बिल्डिंग इलीगल हो गई। अच्छा। अब वो ना 1 है ना 2 है, पूरी इलीगल है। आपको ये ना समझे कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट सीधे हो जाएंगे, ठीक है। मोटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्डर नहीं कराता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से स्पेस नहीं देता, वायलेशन करता है, इसीलिए उसको जो है इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इसलिए बैंक लोन नहीं देता। क्यों? बैंगलोस पे लोन मिल जाता है, ग्राउंड +1 के बैंगलोस पे भी मिल जाता है, 1 यूनिट पे भी मिल जाता है, तो पोर्शन पे नहीं मिलता, वायलेशन करता है बिल्डर, जिसकी वजह से नहीं मिलता। प्रॉपर अगर बिल्डर का काम ठीक होगा, मोटेशन भी होगी, बैंक लोन भी देगा। ठीक है। जो बिल्डर्स, जो लोग अब ये चाहते हैं कि उनका घर हो, वो बिल्डर की जो मतलब बिल्डर की साख्त को पहचानने के लिए ऐसा क्या करें जो कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वो फिर अपना माइंड फ्री होकर जो है उनके साथ इन्वेस्ट करने का सोचें? जितनी भी पब्लिक है उन सबको पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता, सबको पता है कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ और ये है इलीगल, बस ये पैसे खिला के हो जाता है काम, लोग रह रहे हैं तो मैं भी रह लूँ। किसको नहीं पता? बिल्कुल। अखबारों में आता है, टीवी के अंदर बताया जाता है, फिर भी एक दौड़ लगाई हुई है, तो क्यों लगाई हुई है? ये तो सोचने वाली बात है, ये अलमिया है वैसे, कि जो सब कर रहे हैं वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, भले 2 नंबर ही सही, लेकिन खैर है, काम तो हो रहा है ना। काम पाकिस्तान में एक उनका माइंड बन गया, पाकिस्तान में सब चलता है जी। ये बात तो है, ये तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो बस ये काम करवाना है, पैसे वैसे खिलाओ, हो जाएगा। तो ये माइंड बना हुआ है। जब ये सोच को तब्दील होने की ज़रूरत है, दुनिया इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुकी है। हम लोग, हमारे जो सवाल हम पे आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, मुझे लगता है। अब एक आदमी जो है कल मुझे कंप्लेन कर रहा था कि यार मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले रोज़ रोकते हैं, तो मैंने कहा आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे। बोला नहीं, मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है, मेरा कागजात भी हैं, फिर भी रोकते हैं। मैंने कहा कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से वो रोकते हैं, वरना क्यों रोकेंगे वो? तो उसके पास परमिट नहीं था, वो कमर्शियल गाड़ी चला गया था, उसका परमिट उसके पास था नहीं। तो बोला मैं ये भी बना लूंगा फिर भी रोकेंगे। मैंने कहा ये आपका माइंड है जी, आपकी अगर चीजें पूरी हैं आपको क्यों रोकेंगे? बिल्कुल सही बात है। आपकी चीजें कंप्लीट नहीं है फिर रोना भी है, यार मुझे रोकते क्यों? हाँ,
और फिर वहाँ जो रोकते हैं उसके बाद वो जो अमल करते होंगे उसके बाद वो आराम से घूम लेते होंगे। वो उनका डेली का है ना, उनकी तो आदत बन चुकी है, उनकी भी बन गई है, उनकी भी बन गई है, दोनों की आदत यहाँ तो फिर भी लाइसेंस ना होने पे, चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने पे फिर भी कम चार्जेस हैं। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग जो बाहर जाके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और गुजर बसर करते हैं, वहां पर इतने सीधे कैसे चलते हैं? कानून वहां पर, यहाँ तो पिस्टल भी दिखा देते हैं, वहाँ बुलेट दिखा दें बिल्कुल, तो फिर क्या होगा उनके साथ? बिल्कुल सही बात है। वहां पर एक सिग्नल तोड़ने पर ही जो आपके घर पे जो है एक लेटर आ जाता है कि आपने ये अमल किया है तो इसके बनिस्बत आपको इतने पैसे भरवाने। तो जब वो पैसे कटते हैं, कटौती होती है, तो फिर दिल में दर्द होता है कि अल्लाह मियां रहम। पब्लिक तो कंप्लेन करती है, पब्लिक भी खुद भी तो ख्याल करे ना। हाँ, पब्लिक पूरी प्रॉपर ठीक हो, फिर उसके बाद वो कंप्लेन करती है तो फिर समझ आती है बात। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों को खुद से जो है तब्दील होने की ज़रूरत है। हम लोग कब तक ये सोशल मीडिया के जो है वो शेर बने रहेंगे और बस इस तरह से जो है वो हरकतें करते रहेंगे? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से? जी, मैं खालिद महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाइए। जी जी, पंजाब मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। मैंने बात ये करनी है कि जो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे वरना फिर हमारी बात नहीं हो पाएगी। उनकी लोकेशन क्या है, तो उनके कितने कमरों के फ्लैट्स हैं, प्लाट्स हैं और इंस्टॉलमेंट क्या है उनका? अच्छा, मुझे एडवांस। अच्छा, वो समझ रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है शायद, पता नहीं, उनकी आवाज क्लियर ही नहीं आई है मुझे तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ। हम बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से मुख्तलिफ सोसाइटियों पे अपना वर्क करते हैं, और जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन बैंगलोर की करनी होती है या बिल्डिंग्स की करनी होती है वो करते हैं। लेकिन फिल वक्त हमने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया। पिछली बार भी लोगों की कॉल्स आई थी कि आपके प्रोजेक्ट पे जो है वो इंस्टॉलमेंट कितनी है, एडवांस कितना है। फ़िलहाल हमने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया, जब करेंगे तो अलन ऐलान सबको बताएंगे इंशाल्लाह। वैसे क्या इरादा है, कब तक जो है वो आप सोच रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस करने के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो कंडीशन है वो तो जिस तरह दूसरे बिल्डर्स सोच रहे हैं कि फ़िलहाल तो वो सब ने हाथ रोका हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुल्क की कंडीशन और जो इस वक्त जो रुपए की जो कीमत गिर रही है, तो सोचना तो पड़ता है। क्योंकि आप किसी की कोई बुकिंग कर लेते हैं या कोई बिल्डिंग्स की आप फ्लैट की बुकिंग करते हैं, और कल आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके बजट में नहीं आती तो आप कहाँ खड़े? बिल्कुल, ये तो लॉस है ना। सही बात है। मतलब अक्लमंद इंसान वही है कि अभी थोड़ा सा हाथ रोक ले, जब हालात बेहतर हो जाए तो फिर इस बारे में सोचें। अफगानिस्तान हमसे बेहतरी के ऊपर है। आप ये देखें शब्बीर भाई कि हम लोग जो है जवाल आए चला जा रहा है, हमारा पासपोर्ट 4th वर्स्ट पासपोर्ट्स में आ गया। मतलब ये बात सुन के जो है वो रूह फना हो गई कि यार मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग अपनी तरफ से अच्छा काम हर कोई कर रहा है। शुरू में अफगानिस्तान में जो है ना बड़ा लोगों को लग रहा था कि यार ये इस्लामी कानून बड़ा जबर की तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो कामयाब हो गए। उन्होंने कवानीन ऐसे बना दिए कि अब सारी सी बात है, जिस जगह पे इंसाफ होगा, जिस भी ज़मीन में इंसाफ होगा उस ज़मीन में अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। बेशक, यहाँ इंसाफ की कमी है। बिल्कुल, जंगल का कानून चल रहा है ना हमारे यहाँ पे, तो इंसाफ यहाँ पर जब शुरू हो गया तो फिर सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ गो हैं भाई हम सब के इंसाफ वाला कानून हमारे मुल्क में मरतब हो। हमारे मुल्क का कानून ऐसा हो कि कोई किसी के साथ चोरी करते हुए डरे, कोई किसी को छेड़ते हुए डरे। आजकल तो स्नैचिंग का जो मामला है, लोग कहीं पर, कराची का कोई भी आप कोना देख लें, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि आप ये कह सके कि हाँ ये सेफ है। देखिए, बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। इसकी वजह यह है कि एक आदमी के बजट में चीज़ें नहीं आएंगी ना, जब वो देखेगा कि उसके बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं, उसके घर में कोई जो है ना भूख से बैठा हुआ है, उसके पास खाने को नहीं है, वो शॉर्टकट लेगा। और वो शॉर्टकट में वो कहेगा कि या तो मैं किसी को मार दूं या कोई मुझे मार दे, मैं पैसा लूटूं, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करूं। तो ये चीज़ें शिद्दत इख्तियार कर रही हैं हमारे मुल्क में, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखें, अगर कोई डाकू है, उसको कोई अच्छी खासी रकम दे दे, वो कहें कि यार आप जो है ना आप ये काम ना करो, तो नहीं करेगा। अगर सही होगा, खुद ठीक होगा। बहुत से होते हैं जिसको फितरतन ऐसा ही होता है कि वो यही काम करते हैं, आप कुछ भी कर लो जी, वो बुरा ही करेंगे।
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری میں جو ہے نا اس نگیٹو راستے پہ نکل جاتے ہیں. لیکن راستہ بھی تو چننا شبیر بھائی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. اگر بے روزگاری ہے، دیکھیں کام ہر کسی کے پاس ہے، آپ پمپ میں کہیں لگ جائیں، آپ کسی وہاں پہ ڈش واشنگ بار جو ہوتا ہے وہ کر لیں، برتن دھو لیں، کچھ بھی کر لیں. لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ حالات سے یا تو خودکشی کر رہے ہیں. نوجوان جو ہے نا زیادہ جی. تر وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پڑوسی نے کوئی اچھا موبائل لیا اور میری سخت نہیں ہے. ہمارے یہاں حسد کا بھی جو ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، حسد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ آپ نے جو پڑوسوں والی بات کی نا، یہ عجیب ہو گیا ہمارے یہاں پہ. ہم ایک دوسرے کی چیزوں سے جلتے ہیں، حسد کرنے لگے ہیں. ہم یہ نہیں جل رہے کہ اس نے کھانا بہت اچھا کھایا ہے، اس پہ کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں، صرف اس میں دینا ہے اس نے پہنا کیا ہے، اس نے کون سا موبائل رکھا ہے، اس نے کون سی گاڑی رکھی ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، فٹافٹ کیسے آئے گی. بالکل. تو وہ صبر نہیں ہے. صبر نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. شبیر بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ پیغام تو بڑا خوبصورت سا ہے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے. بالکل. کسی شخص کو کوئی خوشی ملتی ہے زندگی میں تو وہ اس خوشی کو، ہر اس تاریخ کو، ہر اس دن کو یاد رکھتا ہے. اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی 12 ربیع الاول کا دن کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اور مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں. کوئی لائٹیں لگاتا ہے، کوئی کھانے کھلاتا ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائٹیں لگانا اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کا جو بھی خوشی کا طریقہ ہے وہ اس طرح خوشی منا لے. بالکل. لوگوں میں خیرات کرتے اس دن، لوگوں میں جو ہے صدقہ دے دیں، لوگوں میں جو ہے کھانا کھلا دیں، اپنے پڑوسیوں کے پاس جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں اور ارادے کریں کہ ٹھیک ہے جو ہے آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج میں نماز اب نہیں چھوڑوں گا، یہ میری نیت ہے. جو ان کو جس طرح خوشی ان کو دکھتی ہے وہ اس طرح منائیں، لیکن کسی پہ تنقید نہ کریں کہ یہ لگانا ٹھیک نہیں ہے، وہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. یہ غیر مناسب بات ہوگا. آپ کس پہ کر رہے ہو؟ آپ کس کی خوشی پہ یہ بات کر رہے ہو؟ بالکل سوچنے کی بات ہے. بالکل سوچنے کی بات ہے. انشاءاللہ شبیر بھائی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لے کر آئے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یوٹیوب پر چینل ہے میٹرو ون کا، وہاں پر جا کے مسکراتی صبح کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، کامنٹس کیا کریں اور ہمیں رائے دیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو میٹرو ون کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ابھی جا کے سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ ساتھ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.